अच्छा, आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाना है कि आज इफ एल्स स्टेटमेंट है और लूप्स हैं, दो चीज़ें, ठीक है। यार ये क्लास के बाद आपका देखते हैं। खराब हो गई तो मैंने बोला चल बाद में सही करवाऊंगा, वारंटी है किसी ने जाने लगा तो मैंने कार्ड देखा तो शेयरिंग की वारंटी डायरेक्ट लग जाती है जैसे उसके बगैर। अच्छा ठीक है, तवज्जो दें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि फंक्शंस को देखा था हमने। फंक्शंस की हमने 3 टाइप्स देखी थी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन लिखने के 3 तरीके थे, ये कल हमने बात डिस्कस की थी। सबसे पहला फंक्शन लिखने का तरीका ये था जिसमें पहले फंक्शन का कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नाम है, ये पैरेंथेसिस क्या बताते हैं, पैरामीटर्स क्या बताते हैं, यानी कि वो वेरिएबल या वो डेटा जो हमें फंक्शन को पास करनी है। ठीक है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट हमें क्या बताते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हमें फंक्शन बॉडी है। जिस तरीके से HTML बॉडी होती है इस तरीके से क्या होती है फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी हमें ये बताती है कि वो फंक्शन काम क्या करेगा, बहुत ईजी। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन लिखने का एक और तरीका था, उसमें ये होता था कि इसी फंक्शन को हम सिंपल कॉपी कर लें, उसको हम पेस्ट करें तो सिर्फ जो उसका नेम है वो शुरू में आ जाता था। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसलिए मैंने बता दिया कि ये भी केस होता है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल को एडिट कर रहे हो किसी क्लाइंट की, तो हो सकता है ये आपके पास केस आ जाए, तो ताकि आप लोगों को ये पहले नॉलेज हो। अब उसके बाद फंक्शंस के अंदर जो आपके पास एक कीवर्ड दिखता है उसका नाम है रिटर्न। रिटर्न बेसिकली आपको ये बताता है कि वो फंक्शन का आउटपुट क्या है। ठीक है, फंक्शन का आउटपुट आप एक वेरिएबल के नाम से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैंने num1 प्लस num2 कर दिया है, ये मेरी मर्जी है, आप भी इसको जैसे चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है, रिटर्न में हर डेटा टाइप रिटर्न हो सकता है, एक फंक्शन भी रिटर्न हो सकता है, रिटर्न की कोई लिमिट है ही नहीं, क्योंकि वो एक वेरिएबल को आउटपुट करता है और वेरिएबल में आपको पता है कुछ भी सेव हो सकता है। उसके बाद तीसरी टाइप, बल्कि तीसरी टाइप से पहले फंक्शन, ये इसको हम कहते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन। क्या कहते हैं, फंक्शन डेक्लेरेशन। तो ये बेसिकली हम अभी इसको बता रहे हैं कि फंक्शन हमारा है क्या, क्या वो फंक्शन करेगा क्या। अभी तक जावास्क्रिप्ट इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, लेकिन इसकी बॉडी में वो नहीं जाता, उसकी बॉडी पढ़ता ही नहीं है। वो उसकी बॉडी कब पढ़ेगा, जब उस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करोगे, इन्वोक करोगे या कॉल करोगे। इसके 3 लफ्ज हैं, तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉल यूज होता है। फंक्शन कॉल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस वेरिएबल में आपने फंक्शन को सेव किया उसके आगे आप क्या लगा देते हो, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे 10 और 20 दिया है, वो क्यों, क्योंकि मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे दिए थे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे तो उस फंक्शन को मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये वाला फंक्शन है इजी फंक, ये कॉल तो हो रहा है,
अब ये इजी फंक्शन जो है ये यहाँ पे कॉल तो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं वेरिएबल दिया। उसकी वजह क्या थी कि इसको कोई पैरामीटर की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ केसेस में ये हो सकता है कि भाई ठीक है मुझे उसकी वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन मैं यूज़र को तंग नहीं करना चाहता। अगर यूज़र कोई अपनी वैल्यू दे तो ठीक है, मैं उस पर प्रोसेसिंग कर लूँगा। अगर वो वैल्यू नहीं दे तो मैं अपनी तरफ से जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मुझे वो लगानी है। तो वो कैसे मुमकिन है, वो आप ऐसे बताते हो, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं फंक्शन के लिए। अगर वो num1 num2 देगा तो वो फॉलो होगा, अगर वो कुछ भी नहीं देगा या सिर्फ num1 देगा तो num2 10 हो जाएगा, या वो सिर्फ num2 देगा तो वो num1 इनको इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शंस की दो टाइप्स। तीसरी फंक्शन की टाइप जो कि ख़ास तौर पे ES6 में अनाउंस हुई थी, न्यू टाइप है, वो है एरो टाइप, एरो फंक्शंस। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कौन से फंक्शंस हैं, एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस की खासियत क्या है कि वो वन लाइनर फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। बाकी फंक्शंस आप देख रहे हैं कि पहली लाइन में फंक्शन और उसका नाम ब्रैकेट्स आ रहे हैं, दूसरी लाइन में तकरीबन उसकी बॉडी आ रही है। अगर उसकी बॉडी बड़ी है तो जाहिर सी बात है वो जितनी लाइनें लेना चाहे ले, और आखिर में ये कर्ली ब्रैकेट, लेकिन ये एक ही लाइन में फिट हो जाती है, ठीक है। तो ये लाने की ज़रूरत क्या थी, हालांकि इसका सिंटैक्स आप देखें तो बड़ा ईजी है, ब्रैकेट्स हैं, एरो है और कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इसको लाने की वजह ये थी कि क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक लॉजिक है जिसको हम कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस को कॉल आफ्टर फंक्शंस भी कहा जाता है, ये उसका दूसरा नाम है। कॉल बैक फंक्शंस का मकसद क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे अपनी ही बॉडी में, तो उसको उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉल बैक फंक्शंस। कॉल बैक फंक्शंस का नॉर्मली ये तरीका होता है कि आप उसको पैरामीटर में उस फंक्शन को नया फंक्शन पास करते हो, ठीक है। वो कैसे हुआ था, अब जैसे कि यहां पे हमने कोई फंक्शन बनाया था, ये रहा। अब यहां पे माय फंक एक फंक्शन है, वो कहां पर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस माय फंक्शन का कुछ एक काम है, माय फंक्शन कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि मैं पैरामीटर में इसको क्या पास कर रहा हूँ, एक एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ। मजे की बात है कि आपको जरूरी नहीं है, आप ये वाला फंक्शन भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। कोई इसमें आपको परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये वाला भी फंक्शन दें वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। एरो फंक्शन, लेकिन कॉल बैक फंक्शंस में नॉर्मली एरो फंक्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि स्पेस कम से कम घेरे तो वहाँ पे वो कोड क्लीन दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है। अगर वो स्पेस ज़्यादा घेरता है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ करें इसको दे दिए कोई ना कोई पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स यहाँ नहीं आएंगे, जहाँ पे कॉल आएगा उस पर आएंगे। तो ये कंसोल लॉग जो भी आपने देना है इसको, ठीक है, आप इसमें फंक्शन बॉडी में बता दें। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगा, इसको भी कल हमने देखा था। कौन सा फंक्शन, माय फंक तो मुझे पता है कैसे कॉल होगा, मैंने माय फंक का नाम लिख देना है, ब्रैकेट बना देना है, वो कॉल हो जाएगा। मेरा सवाल है कि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ये नेमलेस फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा, इसका नाम एनोनिमस फंक्शन भी है। एनोनिमस फंक्शन का नाम मतलब होता है कि जिसका कोई नाम ना हो, पता ना हो, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है, वो एग्जीक्यूट ऐसे होगा कि इस फंक्शन की बॉडी देखें, जो माय फंक में जब ये फंक्शन हम पास कर रहे हैं वो डेटा रिसीव कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके पैरामीटर में जो भी पास होगा वो डेटा के वेरिएबल में उसको सेव कर लेगा, और जब इसको डेटा में सेव कर लेगा तो आप इस डेटा वेरिएबल को इन्वोक कर देते हो या कॉल कर देते हो, तो ये वाला पैरामीटर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपल, सही है। तो कल तक ये बात हुई थी। तो ये हमारे जो फंक्शंस का पूरा चैप्टर था, ये हमने यहाँ पे इसको एंड कर दिया। अब एक हम नया चैप्टर शुरू करते हैं यहीं पे, लूप्स। देखें अभी आप किस पैटर्न पे चल रहे हैं। आपने सबसे पहले डेटा टाइप्स पढ़े, ठीक है। अगर मैं ऊपर ले जाऊं, सबसे आपने क्या पढ़े, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में जो भी जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स हैं वो आपने पढ़ी। डेटा टाइप्स के बाद आपने वेरिएबल्स
की टाइप्स पढ़ी। वेरिएबल्स की टाइप्स मैंने कल 2 और बताई थी। वैसे तो आप वार पढ़ रहे थे, उसके बाद मैंने लेट और कॉन्स्ट पढ़ाया था। लेट और कॉन्स्ट में मैंने बताया था कि लेट लोकल स्कोप है और वार ग्लोबल स्कोप है, लेकिन वार लोकल स्कोप के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कब? जब आप वेरिएबल को फंक्शन बॉडी के अंदर कॉल करवाओ, डिक्लेयर करवाओ, ठीक है। अगर वो फंक्शन बॉडी के बाहर डिक्लेयर्ड है तो वो क्या है? वो ग्लोबल वेरिएबल है। सही है, ये बात कल क्लियर थी। लेकिन लेट एक खास तौर पे इन्होंने नया वेरिएबल बताया है जिसका काम तकरीबन वार वाला ही है, लेकिन उसका उन्होंने खसूसन इसलिए बताया है कि वो लोकल स्कोप के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मैंने कहा था कि आप लोकल स्कोप को ज़्यादा प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू ग्लोबल। उसकी मैंने कल एग्जाम्पल दी थी कि क्या मसला हो रहा था कि एक फंक्शन ने उसको चेंजिंग्स ला दी, दूसरे फंक्शन में सेम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट हुए। और तीसरा कॉन्स्ट था, क्यों कॉन्स्ट का ये फ़र्क था कि कॉन्स्ट वेरिएबल इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि फिर उसकी ज़रूरत क्या है, ऐसे वेरिएबल की क्या ज़रूरत है जो चेंज नहीं हो सकता। तो उसका जवाब ये है कि आपको कोड में कुछ ऐसे कांस्टेंट की ज़रूरत होती है जो चेंज नहीं होते लेकिन वहाँ होते हैं। जैसे कि किसी कस्टमर की आईडी है, डेटाबेस से कोई कस्टमर की आईडी आई, अब उस आईडी को अब आपने पूरे कोड में इस्तेमाल करना है। अब आईडी चेंज नहीं हो सकती, आईडी में कुछ भी चेंजिंग हुई तो पूरा का पूरा कोड ब्रेक कर जाएगा। सही है, क्योंकि वो इतनी खतरनाक सी आईडी होती है। वो बिल्कुल कुछ, अगर आपको एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसे करके वो आईडी लिखी हुई होती है, ठीक है। अब आईडी के भी टाइप्स हैं, कोई 24 बिट होती है, कोई 68 बिट होती है, कोई 128 बिट होती है, कोई 256 बिट होती है। 256 सबसे सिक्योर्ड है, 256 हैशिंग कहलाती है वो। नॉर्मली जो आपके पासवर्ड्स हैं वो 256 हैश होकर डेटाबेस में सेव होते हैं कि अगर कोई डेटाबेस को हैक भी कर ले तो उसको पासवर्ड की जगह क्या मिलेगा? 256 हैश की। और उस 256 हैश की को डिकोड करने का फंक्शन हमारे सर्वर में लिखा हुआ होता है। तो उसको जब तक वो हमारे सर्वर को जब तक वो हैक नहीं करता, वो डेटाबेस उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये एक लाइन ऑफ सिक्योरिटी है। तो 256 खैर सबसे पावरफुल हैशिंग है, लेकिन 256 हैशिंग में 256 कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम नॉर्मली किस में फिर सेव कराएंगे? कॉन्स्ट में, ताकि वो एक दफ़ा इस वेरिएबल में सेव हो जाए। उसके बाद वो वेरिएबल कहीं भी अगर कोई एडिट करने की ज़रूरत कोशिश करेगा तो आपने देखा था कि वो एरर आ जा रहा था कि कॉन्स्ट इज़ नॉट एडिटेबल। तो ये थी कल की कोई क्विक 5 मिनट में रिव्यू, ठीक है। तो अब आते हैं लूप्स पे। अब जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से लूप्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शंस, डेटा टाइप्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब ये जब आप पढ़ लेते हैं तो आप समझ लें कि आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स ख़त्म कर डाली हैं। अब इसके बाद जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो इनका मिक्सचर होगा, सही है। इनके मिक्स्ड मेथड्स होंगे, कुछ बिल्ट इन मेथड्स होंगे। असल जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ तक है। इसके बाद क्लास का एक क्लास आएगी जिसमें हम क्लास पढ़ाएंगे बेसिकली, कि जावास्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनती है। जैसे फंक्शन है वैसे ही क्लास है, लेकिन क्लास जो है समझ लेंगे एक फंक्शंस का मजमा है, फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का एक मजमा है। तो एक दफ़ा ये बेसिक्स आपने पक्की कर ली, फिर सारी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। वो सिर्फ प्रैक्टिस और याद रखने वाली चीज़ें हैं। लॉजिक यहाँ तक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक बिल्डअप होना चाहिए पक्का। अब आते हैं लूप्स पे। लूप्स क्या है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक जो आप काम पढ़ रहे हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लिखने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है। लूप्स में से एक है। लूप्स क्या होते हैं? फर्ज करें कि आपके पास एक एरे है, एरे आपने पढ़ी थी और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो इस एरे के हर एलिमेंट पर कोई मेथड अप्लाई करे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हर जो इसका एरे का ये एलिमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। मेरी कोई केस है, मैं चाहता हूँ कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 भी 2 से, 2 भी 2 से, 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होता चला जाए और जो न्यू एरे बने वो मेरे पास सेव हो जाए, सही है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, एरे मेथड्स के बहुत सारे तरीके आते हैं इसको करने के, लेकिन अगर मैं लूप की तरफ से बात करूँ तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? लूप, जो कि एक ऐसा फंक्शन जो कि इस सारे एरे के एलिमेंट्स पे जाएगा और उसको मैं जो कमांड करूँगा वो उसके साथ करेगा। तो सबसे पहले लूप्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ लूप्स क्या क्या हैं? पहली टाइप है आपकी
फॉर लूप जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होने वाला लूप है। सेकंड टाइप है वाइल लूप, ठीक है। तीसरा है डू वाइल लूप। पाइथन, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, जो भी आप लैंग्वेज का नाम ले लें उनमें आपको ये तीनों लूप्स मिलेंगे और थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंस है, काम सबका सेम है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला वो है हमारा फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे चलता है? फॉर लूप का सबसे पहले आप सिंटैक्स देख लें। एक मिनट में समझाता हूँ, ये मैं इसको लिख लूँ, ठीक है। मुझे लिख लेने दो बस, मैं इसको अभी हम इसको आपकी फाइल को चलाते हैं। अभी दिख नहीं रहा है? सही है। अब देखिए मैंने ये जो कोड किया है ना, इसका आउटपुट क्या आया है? कंसोल लॉग कर रहा हूं मैं, क्या आया? इसका आउटपुट क्या आया है? 0 से लेके 9 तक प्रिंट हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि 0 से 9 तक ये एक एक लाइन अलग अलग प्रिंट हुई है, यानी कि कंसोल लॉग कितनी दफ़ा कॉल हुआ है? 10 बार। ठीक है, समझने वाली बात यह है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कहूँ हेलो प्लस, ठीक है, तो ये हेलो कितनी दफ़ा कॉल हुआ? 10 बार। तो लूप क्या करता है? एक ही कमांड को जितनी बार आप चाहें वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है। उसका सिंपल काम यह है, ठीक है। उसको लूप तभी कहते हैं। लूप एक ऐसी चीज़ को अंग्रेजी में कहा जाता है जो बार बार घूम के एक सर्कल में काम करे, सही है, इसको हम लूपिंग कहते हैं। अच्छा, लूप एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा हेड लेता है, प्रोसेसिंग पावर लेता है। जितनी आप लूप को कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे आपका कोड विजिबली स्लो होता है। नॉर्मली आपका कंप्यूटर आजकल इतने पावरफुल है कि वो फंक्शन आप कोई भी लिखते हैं वो फ्लिक ऑफ अ सेकंड वो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लूप जो होता है वो ख़ास तौर पे एक वाहिद ऐसा एक फंक्शन है जो कि आपकी एग्जीक्यूशन को एक्चुअली स्लो दिखाता है, कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर उठाता है। क्योंकि एक ही कमांड वो 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 5000 दफ़ा उसको रिपीट पे चला रहा है, ठीक है। अब मज़े की बात है कि लूप सिंगल लूप नहीं होता है, लूप नेस्टेड लूप भी होते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक लूप के अंदर लूप। अब वो कैसे चलता है? लेकिन पहले हम उससे सिंटैक्स देख लेते हैं। ये कौन सा वाला लूप है? फॉर लूप। सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ज़्यादा कंट्रोल वाला लूप अगर कोई है तो वो ये है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर लूप का कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट को पता लग गया है कि आप क्या बनाने लगे हो, फॉर लूप। अब जावास्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स है जो आपने अभी तक नोट कर लिया होगा कि ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा है कि जब भी आप कोई कंडीशन उसको बताओगे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट में बताओगे। आपने ये बात फंक्शन में भी बार बार देखी, फंक्शन के तीनों टाइप्स में यही कन्वेंशन फॉलो हुई। उसके बाद आप उसको कोई कमांड्स बताओगे, कोई बॉडी बताओगे तो वो हमेशा करली ब्रेसेस पे आती है। तो ये जो आपकी यहाँ पे कमांड है। अभी मैंने कंसोल लॉग लिखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो अब ये चल कैसे रहा है? अब कंडीशन वाला पार्ट सबसे पहले चेक करते हैं। कंडीशन वाले पार्ट में क्या किया है? कंडीशन वाले पार्ट के हमेशा आपको 3 हिस्से दिखेंगे, ठीक है। पहले हिस्से में आप बेसिकली एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। वो वेरिएबल कौन सा है? आई। अब मज़े की बात है कि ये वेरिएबल आई ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, कन्वेंशन है, पूरी दुनिया में प्रोग्रामर्स आई को यूज़ करते हैं।
ये पहले आई यूज़ होता है, अगर इसके अंदर एक और लूप है तो उसका जे यूज़ होगा, अगर जे के भी अंदर एक और लूप है तो उसमें के यूज़ होता है, आई जे के। नॉर्मली ये कन्वेंशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार मैं क्या कर देता हूँ कि अगर मुझे एरे को डीस्ट्रक्चर करना है, एरे पे मुझे कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो हमेशा मैं आई को इंडेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, खुद को अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो एक नंबर्स रिपीट होंगे ये क्या होंगे, मेरी एरे के इंडेक्स। वो कैसे होंगे अभी आपको ये बात समझ आएगी। सबसे पहले ये कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन कह क्या रही है। कंडीशन का पहला पार्ट मैंने बताया है कि ये एक नया वेरिएबल बना रहा है जिसकी पहली वैल्यू क्या है, 0। पहली वैल्यू क्या है, 0। ये सिंपल var i इज इक्वल्स टू 0 है और कुछ भी नहीं। कुछ लोग इवन इनफैक्ट कुछ लोग var यूं करके भी लिखते हैं, ठीक है, मैं नहीं लिखता, खैर हर किसी की अपनी कन्वेंशन है। आप लिख लें var, कोई मसला नहीं, आप let लिख लें, कोई मसला नहीं है। आपको बस लॉजिक समझ आनी चाहिए कि जो उसका पहला पोर्शन होगा वो एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। अब वेरिएबल में आपको पता है वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करवा सकते हो, कोई भी नाम का वेरिएबल उसको दे सकते हो, बस उसका नाम जो हो वो वैलिड नेम हो, यानी कि आप पहले नंबर ना दो जो वेरिएबल के आपने पढ़ा था। उसके बाद आप इसको एक ख्याल कीजिएगा कि जो मेजर गलती इवन मैं भी कभी कभार कर जाता हूँ कि ये कौन सा है, सेमी कॉलन। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कॉमा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, क्या आएगा, सेमी कॉलन। ये आपसे भी मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस में मुझसे भी बहुत दफ़ा मिस्टेक होती है कि मैं जल्दी जल्दी मतलब लिख रहा होता हूँ तो मैं कॉलन की जगह कॉमा लगा देता हूँ, फिर पूरा कोड ब्रेक हो जाता है, वो नहीं चलता, जावास्क्रिप्ट उसको नहीं समझता, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस पहले की होगी उनको पता होगा कि भाई ये बड़े मसले होते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट क्या बताता है, सेकेंड पार्ट बेसिकली इसके टर्मिनेशन का कंडीशन है कि ये लूप कब तक चलेगा। सही है, आप ये लूप जाहिर सी बात है कि हमेशा के लिए तो नहीं चलेगा, आप इसकी कोई ना कोई लिमिट तो बताओगे कि भाई तुम 10 दफ़ा चलो, 100 दफ़ा चलो, 200 दफ़ा चलो, कब तक चलो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये सिंपल अगर आप देखो तो ये कंडीशन है, ठीक है। होता क्या है, एक लूप चला, आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0, एक लूप चल गया। अब इस थर्ड वाले सीक्वेंस को देखें, ये क्या है, आई प्लस प्लस। ज़रा इसको देखते हैं कि आई प्लस प्लस करता क्या है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ए आई इज इक्वल्स टू 0, फिर मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या बन गई, 1। मैं फिर कहता हूँ आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या बन गई, 2। तो वो बेसिकली एक नंबर में एक इंक्रीमेंट कर रहा है, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, प्लस प्लस को। इंक्रीमेंट जब एक एक हो रहा होगा तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें सिर्फ ये कंडीशन ऐड अप कर रहे हैं। क्यों, ये काउंटर है। एक जो हमारे पास वो तस्बीह पढ़ने के लिए होते हैं, आप बटन दबाते हैं, वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है, बटन दबाते हैं, एक इंक्रीमेंट हो जाता है, बेसिकली ये वो है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस 1 करता चला जाएगा। इसका एक और इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, वो होता है आई माइनस माइनस, ये उसका ऑपोजिट है। सही है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल एक नंबर आपसे माइनस करता चला जाएगा। अगर किसी ने ये सवाल अभी तक नहीं किया, लेकिन अभी ये वैल्यू जो है आपका लूप ये 0 से लेके 9 तक जा रहा है, लेकिन अगर मुझे उल्टा जाना था, ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आना। तो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर जाना था, रिवर्स पे चलना था, तो मैं बेसिकली इधर सबसे पहले तो क्या करता कि इसको मैं शुरू करता 10 से, ठीक है, तो और ये जब तक ये 0 हो जाए और ये माइनस माइनस हो जाए, आई इज़ लेस देन 0, जब तक आई इज़ ग्रेटर देन 0, उल्टे होने चाहिए कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि आई कब शुरू होगा, 10 बार। इसको ज़रा चला के देख लेते हैं, तो आप देखें, हेलो 10, हेलो 9, हेलो 8, और कहाँ तक जा रहा है, हेलो 1। सही है, वो हेलो 1 इसलिए है 0 नहीं प्रिंट हुआ। 0 प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो 0 भी प्रिंट होता। सही है, ये आप लॉजिक समझ रहे हैं, बस ये लॉजिक्स हैं, बस आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप ये बड़ी आसानी से लिख लोगे, ठीक है। तो ये इसको पहले
सीधी वाले पोर्शन पे इसको ले जाते हैं, तो ये इसी पोर्शन में वापस आ गया, तो ये बिल्कुल सही हो गया, तो हमारे पास हो गया। अब ये होगी आपकी कंडीशन। अब होता क्या है कि बस वो एक आइटरेशन चलेगा, एक दफ़ा लूप चलेगा, उसमें ये प्लस प्लस ऐड होगा, और जब ये दूसरी बार आएगा तो अब आई 0 नहीं है, आई क्या है, आई 1 हो चुका है। अब आई 1 हो गया तो इसके पार आ गया वो, सबसे पहले ये होता है, फिर उसके बाद ये इधर आ गया। यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन टेस्ट हुई कि क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू हुआ तो फिर वो इधर चला जाएगा कि एक और प्लस कर दो और लूप चला दो। लूप के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट होगी और वो फंक्शन चलेगा, और फिर वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि क्या आई अब 1 प्लस हो गया था तो 3 हो गया है, 2 हो गया है, तो 2 10 से छोटा है, तो फिर से वो ट्रू आ गया, फिर से कंडीशन चल गई। ये तब तक कंडीशन चलती रहेगी जब तक ये बीच वाली कंडीशन फॉल्स नहीं दिखा देती। सिंपल। अगर आपको चेक करना है कि आपने कंडीशन सही रखी है तो आप हमेशा इसको कॉपी करें और ये पूरी कंडीशन को, कि आप पहले आई एक डिक्लेयर करें, फिर अपनी कंडीशंस को थोड़ा टेस्ट करके देखें कि कहाँ पे ब्रेक करेगी, तब आपको पता लग जाएगा कि ये 0 आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको सेट करके देख लें कि आई 2 है, तो ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट कर लें तो नीचे ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो नीचे ट्रू आ रहा है तो ये कंडीशन सही है, तो लूप चलता रहेगा। अब एक और है कि भाई अगर मैं करता हूँ, सबसे पहले अच्छा ये लिखने का ये वैसे तरीका है कि मैं सबसे पहले ये लिख देता हूँ, ब्रैकेट्स बना लेता हूँ, ताकि वो बाद में ये कोई ब्रैकेट का इशू ना हो। इस पर मैंने एक एक्सटेंशन भी डाल दी है, कलर, ये ब्रैकेट्स कलर आप लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लीजिएगा वो कलराइजर आ जाएगा। तो ये देखें पहला ब्रैकेट येलो दिखा रहा है, दूसरा क्या दिखा रहा है, पिंक। तो इससे भी हमें पता लगता है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी आपको ब्रैकेट्स का जाल दिखने लगेगा थोड़ी देर बाद। कंडीशन तो दो। तो आई के बाद जैसे कि मैंने कहा कि हम नॉर्मली क्या डालते हैं, जे, तो ये जे की कंडीशन है, जे की कंडीशन है। अब सवाल ये है कि ये फंक्शन कितनी बार चलेगा, ये लूप कितनी बार, फंक्शन गलत बोल रहा हूँ, ये लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, और कितनी बार चलेगा, क्या नहीं, मतलब वो भी तो मैं डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि ये फंक्शन चलेगा कितने तक, कब तक चलेगा ये, मतलब टोटल आइटरेशंस मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग में मुझे टोटल आइटरेशंस कितनी दिखेंगी, 9। मतलब टोटल अगर मैं इधर अभी कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल लॉग हेलो, तो वो कंसोल लॉग कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, हाँ। अब देखो होता क्या, देखो होता क्या, देखो देखो होता क्या, मैंने कंसोल लॉग किया, कंसोल लॉग में इसको कहता हूँ, ठीक है, मेन लूप। मेन लूप कौन सा है, आई वाला, बड़ा वाला, ठीक है। तो मेन लूप की आइटरेशन आई, ठीक है, मैंने फिर प्लस किया, फिर किया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ नेस्टेड लूप, और मैंने इसको प्लस किया, मैंने क्या लिख दिया, जे। ये प्रॉपर कंडीशन आपको समझ आ रही है मैं क्या प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पीछे चलते हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है कितनी दफ़ा चला है, ये 100 दफ़ा चला है। क्यों, ज़रा आप यहाँ पे देखें हुआ क्या है, मेन लूप क्या है 0, नेस्टेड लूप क्या है 0, दूसरे स्टेप पे देखें मेन लूप क्या है 0, नेस्टेड लूप क्या है 1। इसका मतलब है हुआ क्या है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, थोड़ा आपको देखें, हाँ होता क्या है कि देखें पहला लूप चला, पहले लूप की वो बॉडी में आए, अब जब तक ये बॉडी सॉल्व नहीं होती, जब तक इस बॉडी का फंक्शन खत्म नहीं होता वो ऊपर नहीं जा सकता। और ये खत्म कब होगा, जब ये लूप 10 दफा चल के खत्म होगा, ठीक है। जब तक ये 10 दफा खत्म नहीं होता वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो बॉडी कंप्लीट ही नहीं है। तो वो जब तक वो 10 दफा चला फिर वो ऊपर गया। अब जब इसका इंडेक्स क्या हुआ 1, पहले 0 था, अब कितना हुआ 1। जब ये 1 हुआ तो फिर नीचे आया, फिर इसने देखा कि मुझे ये 10 दफा और चलाना है,
तो ये फिर 10 दफ़ा चला, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो वो एक दफ़ा चल रहा है, ये 10 दफ़ा चल रहा है। तो जब वो 10 दफ़ा आइट्रेशंस ख़त्म कर लेगा तो ये टोटल आइट्रेशंस 100 हो चुकी होंगी। सही है, तो ये नेस्टेड लूपिंग है, आप इसको प्रिंट करके चेक कर लीजिएगा। एक और वैसे तरीका होता है इसको चेक करने का, आप इसको मिटाएं और यहाँ पे लिख लें हेलो, तो यहाँ पे कितनी आई वो एग्जीक्यूशंस दिखा रहा है 100। जब आप कंसोल लॉग में एक तरह की कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो वो उसको काउंट करता है, उसको नीचे लिखता नहीं है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि वो लूप कितनी दफ़ा चला। ठीक है, तो ये आपका लूप था और ये फॉर लूप था और ये आपका नेस्टेड लूप भी हो गया। अब इसको हम लोग डिग्री 2 लूप कहते हैं, सेकेंड डिग्री लूप। यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n की पावर 2, n की पावर 2 या फिर कॉम्प्लेक्सिटी 2। कॉम्प्लेक्सिटी 2 हाईली अनडिज़ायरेबल है, कोशिश की जाती है कि वो ये कॉम्प्लेक्सिटी 1 रखी जाए, यानी कि एक मेजर लूप हो बस वही चले। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरे लूप तक की बात नौबत ना आए, अगर जाना पड़ रहा है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन एक कोशिश होती है कि सेकंड लूप पे ना जाए, क्योंकि उससे पूरी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है स्लो। क्योंकि ज़रा आप इसको समझने की कोशिश करें, इस 124 लाइन तक ये एग्जीक्यूशन चलती आ रही थी, 125 पे इसको नेस्टेड लूप मिला, अब वो 130 लाइन तक नहीं जा सकता जब तक वो इस पूरे लूप को सॉल्व नहीं कर लेता। मतलब आपका पूरा वेब पेज अटका हुआ है किसके लिए, लूप के लिए। अब ES6 ने एक और फैसिलिटी की है, async await फंक्शंस। किसी ने नाम सुना है कभी? async await फंक्शंस एक न्यू तरह के फंक्शंस हैं जिसमें वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं इसको चला रहा हूं, बाकी कोड नीचे चलता रहे, ठीक है, जब ये कंप्लीट होगा होगा, लेकिन नीचे वाला कोड भी साथ साथ चला लो, तो एक तरह से पैरेलल प्रोग्रामिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो async await फंक्शंस है, लेकिन वो एक एडवांस टॉपिक है, वो वैसे बहुत ईजी है, उसको बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप तभी मैं कह रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें आप समझ लें, तो बेसिक के बाद कॉम्प्लेक्स में जाने में आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके खुद के ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। खैर, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, फॉर लूप्स। तो कंडीशंस का आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस में डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कि मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, 8 = 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निक ये होती है कि अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लूप जो है इस पूरे एरे के एलिमेंट्स पे चले, तो अब मैं यहाँ पे कंडीशंस क्या दूंगा, हाँ, मैं चाहता हूँ ये लूप तब तक चले जब तक इसके अंदर एलिमेंट्स बाकी हैं, तो मुझे कंडीशन क्या देनी चाहिए, 6। नहीं वो 6 तो चलो तुम ठीक है। अब ये आपको नहीं पता, ये सर्वर से आनी है, ठीक है। आपको पता है कि एक ए नाम की कोई एरे, बल्कि ए नाम की क्यों है यार, कोई अच्छा सा नाम दो, एरे दे दो, ARR, ठीक है। आपको पता है कि एक ARR नाम की एक एरे है जो कि सर्वर से आएगी। अब आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आने हैं, 100 आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं, 2000 आ सकते हैं, लेकिन आपको उसके हर एलिमेंट पे क्या चलाना है, लूप चलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे कंडीशंस सेट करनी है। कंडीशंस वो तब तक कंडीशन चलनी चाहिए जब तक उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। बात समझ आती है आपको? तो अब हम उसका एक सिंपल तरीका क्या होता है कि ARR डॉट लेंथ, जब तक हम लोग आई को हम जब तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक वो एरे की लेंथ से के बराबर ना हो जाए। अब एरे की लेंथ के बराबर होने वाले फंक्शन का क्या मकसद है, क्योंकि एरे लेंथ अगर आपको वो 10 बता रहा है तो इसका मतलब है कि उसके इंडेक्स 0 से लेके 9 तक होंगे, 0 से लेकर 10 तक नहीं होंगे, क्योंकि अगर 0 से लेकर 10 तक होंगे तो वो 11 एलिमेंट हो गए, 10 नहीं हुए, ठीक है। तो सिंपल सी ये कंडीशन होती है। अब देखिए मजे की बात क्या है, अब ये जो आई है ना, ये बेसिकली उस एरे का इंडेक्स नंबर बन गया है, समझ रहे हैं। तो जब मैं क्या करूंगा, वैसे इसके अंदर इसको नीचे लाते हैं दोबारा, वैसे ये ए है, इसको हम कोई स्ट्रिंग्स देते हैं, मैंने दे दी JS
मैंने दे दी HTML, मैंने दे दी CSS, मैंने दे दी नोड, हाँ बिल्कुल, मैंने दिया रिएक्ट। तो ये मेरे पास एक एरे बन गई है। अब इस एरे पे मैं अपना लूप चलाऊंगा, और लूप में मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपली ARR I। एरे को एक्सेस करने का तरीका यही था, आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हो और उसका इंडेक्स नंबर लिखते हो। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, I। अब हम देखते हैं कि ये console.log, ठीक है, तो हम पीछे जाते हैं, तो इसने सारे उसके नाम प्रिंट कर दिए, सही है। तो ये बेसिकली आपका लूप चला रहे हैं आप किसी भी एरे के ऊपर, ठीक है। तो ये मेथड होता है एक लूप को एक एरे के ऊपर चलाना, ज़्यादातर ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा एक हमारे पास एडवांस्ड एक एरे मेथड भी है जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो भी सेम काम के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपको एरे के ऊपर कोई फंक्शन चलाना है उसके सारे एलिमेंट्स के ऊपर, लेकिन आप इसको नेटिवली, इसको हम कहेंगे वनीला जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट उसको हम कहते हैं कि वैसे वनीला तो आइसक्रीम का नाम है, लेकिन वनीला जावास्क्रिप्ट हम उसको कहते हैं कि हम सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए, सिंपल लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कोई फॉर्मेशन बना लें, कोई फंक्शन बना लें, तो इसको हम वनीला जावास्क्रिप्ट कहेंगे। अगर आप इसकी तरफ कोई एडवांस्ड मेथड यूज़ करते हैं तो वो खैर आपकी मर्ज़ी है। तो ये अल्लाह आपका भला करे, आपका पहला लूप बन गया है। अब हम जाते हैं दूसरे लूप, क्योंकि आपको लूप समझ आ गया है तो अब दूसरे लूप आपको समझने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। अब हमारे पास टॉपिक आ गया है वाइल लूप। अब वाइल लूप की क्या ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास फोर लूप है तो, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं कि ये चलता कैसे है। अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि भाई वाइल तो उसका जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है जो उसको बता रहे हैं वाइल लूप है, और राउंड ब्रैकेट्स में हमेशा उसकी हम क्या देते हैं, कंडीशंस देते हैं हम, ठीक है। हम वही दे रहे हैं i इज़ लेस देन 10, ठीक है। अब आपने नोट किया कि मैंने i को ये नहीं बताया कि i कहाँ पर है, कौन है, क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पहले बता दूं कि भाई var i इज इक्वल्स टू क्या है, 10, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, आप इसको दे दें console.log i। अब ये 10 दफ़ा चलेगा, वजह क्या बराबर है, i किसके बराबर है, अब बताओ, अब 10 दफ़ा चलेगा। अब ज़रा पीछे चलते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अब पता है मज़े की बात हो क्या रहा है, ये लूप इनडेफिनेटली चल रहा है, तभी ये पेज लोड नहीं हो पा रहा। इनडेफिनेटली क्यों चल रहा है, इसकी टर्मिनेशन आ ही नहीं रही। टर्मिनेशन का क्या मतलब है कि ये लूप ब्रेक ही नहीं हो रहा, और उसकी वजह क्या है कि आपने i0 यहाँ बताया है और यहाँ पे कंडीशन बताई है कि ये लूप तब तक चलाते रहो जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है, लेकिन आपने i को कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं दी। तो हर बार जब लूप चल रहा है तो i की वैल्यू क्या उसको मिल रही है, 0, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ब्राउज़र है ये इनडेफिनेट लूप में फंस गया है, वो घूमता रहेगा। ये बड़ी बात है कि इनका कंप्यूटर अच्छा है, वरना कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है अब तक, ठीक है। तो नहीं, पेंटियम 4 जब मैंने पढ़ा था तो हम पेंटियम 4 यूज़ करते थे, तो मुझे याद है कि वो हो गया था, वो बिल्कुल अटक गया था, फिर हमने इसको रीस्टार्ट करना पड़ा था। तो हम सिंपली करेंगे क्या, जब आप पूरा लॉजिक लिख लें तो आप, ठीक है, तो जब आप इसको आएंगे, वो ऑलरेडी फंसा हुआ है इसमें, कोई टोकरा उसको बोलते हैं,
देते हुए 1000 तो फिर वो बस इंडेफिनिटली चलता रहेगा। अगर तुम्हारा प्रोसेसर अच्छा है, मल्टी थ्रेडिंग वाला प्रोसेसर है, तो वो अटकेगा नहीं, इतनी पक्की बात है। लेकिन अगर इतना पावरफुल नहीं है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अटक जाएगा। ठीक है, अब ये इनको सबको बंद करते हैं, क्यों फजूल में खुले में। अब ये खुल गया स्पेक्टर एलिमेंट, कंट्रोल डब्ल्यू। तो ये कंसोल, तो ये 1 से लेके 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फॉर लूप वाला काम हुआ, लेकिन हमने अब किससे किया? वाइल लूप से किया। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई जब हमारे पास फॉर लूप था तो वाइल लूप की क्या ज़रूरत पड़ी? ठीक है, वाइल लूप अगर आप देखें और फॉर लूप में फ़र्क क्या था कि सारी जो कंडीशन है इंक्रीमेंट की, वेरिएबल डेफिनेशन की, सब यहीं पर है। ठीक है, वाइल लूप हमेशा उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पर आपकी कंडीशन जो है ना वो नंबर फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई एक आपके पास बूलियन वेरिएबल है जो आउटपुट क्या देता है? बूलियन है। अब जब तक वो वेरिएबल यहाँ तक पे ट्रू आता रहेगा ना, तो यहाँ पर ये लूप चलता रहेगा। वो जैसे ही फॉल्स आएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इस तरह की नॉर्मली कंडीशंस में हम क्या देते हैं? वाइल लूप। इसका मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता कि ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए। ठीक है, एरे नहीं है, मैं एरे की बात नहीं कर रहा। एरे की तो एक लेंथ पक्की होती है। कोई ऐसी कंडीशन है कि मुझे लूप, मेरा एक फंक्शन है, वो फंक्शन में चाहता हूँ कि इतनी दफ़ा चले कि फला वेरिएबल फॉल्स हो जाए। अब उसकी कोई पीछे लॉजिक है। अब इसकी नॉर्मली लॉजिक क्या दी जाती है कि मैथ रैंडम नंबर्स वो जनरेट करवाते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल वगैरह देखेंगे तो वो क्या करेंगे, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करवाएंगे और उस रैंडम वैल्यू को कहेंगे कि ये जब 2 के इक्वल हो जाए ना, तब तक ये रैंडम वैल्यूज जनरेट करते रहो जब तक ये 2 बिल्कुल वैल्यू नहीं आ जाती। वो इसी कंडीशन में नॉर्मली वो क्या यूज़ करते हैं? वाइल लूप। क्योंकि रैंडम वैल्यू वो 2.2 कभी प्रिंट करेगा, कभी 3 प्रिंट करेगा, कभी 5 प्रिंट करेगा, लेकिन कभी ना कभी वो 2 तो लाएगा। जब वो 2 लाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हो सकता है कि पहली दफ़ा जब आपने कोड चलाया तो ये 15 बार चला, फिर 2 = 2 हो गया और ये कोड ब्रेक हो गया। हो सकता है कि एक दफ़ा 202 दफ़ा चला, एक दफ़ा 400 दफ़ा चला, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो वेरिएबल फॉल्स नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई नंबर की गेम नहीं होती। ये हमेशा उस तरह तक ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं आती। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है? इसी तरीके से वैसे मैंने अभी यहाँ पे लैपटॉप चल रहा है मेरा, और इसमें एक लूप चल रहा है। ये एक AI की लर्निंग हो रही है, और इसमें मैंने बेसिकली किया क्या हुआ है, इसमें 2 लूप लगे हुए हैं। एक लूप फॉर लूप भी लगा हुआ है, वैसे ये पाइथन है, जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो इसमें फॉर लूप भी लगा हुआ है और इसमें वाइल लूप भी लगा हुआ है। अब फॉर लूप क्यों लगाया मैंने, वाइल लूप क्यों लगाया, अब आप इसकी मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया है कि n एपिसोड्स मैंने दिए हुए हैं, कितने, फर्ज करें 3000, मेरे ख्याल 3000 दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने पहला लूप 4 लगाया, और फॉर लूप का आपको पता है कि i = 0 से स्टार्ट होगा, i is less than n एपिसोड्स। ठीक है, n एपिसोड्स और i++। अब मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे एपिसोड्स कितने चलाने, 3000, ये गारंटी है। ये काम ऐसे होगा। उसके बाद एक वैल्यू आती है done = true। बेसिकली ये done = false होता है। तो मैंने उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, वाइल लूप, लेकिन वाइल लूप की जो कंडीशन है वो क्या है, नॉट डन। नॉट की कंडीशन आप में पढ़ाई थी, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे फर्ज करेंगे कोई एक फंक्शन कॉल हो रहा है, console.log ट्रेनिंग कंप्लीटेड। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो डन को = कर दूँ क्या, ट्रू। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखें मैंने यहाँ पे वाइल क्यों लगाया,
क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक एपिसोड में कितने स्टेप्स वो चलाएगा। सही है, एक एपिसोड्स में वो इतने स्टेप। इसको आप ऐसे लें कि बेसिकली ये रोड का नेटवर्क है। जो आप रोड का नेटवर्क होता है उसके अंदर 4 सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है। उस पर गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, सही है, एक जगह से आती है दूसरी जगह जाती है। तो वो एक पॉइंट को ढूंढ रहा होता है कि गाड़ियों की जो लाइनें हैं, कतारें, वो अगर इस नंबर से छोटी हो जाएं तो ख़त्म कर दो। अब क्योंकि हर बार अलग अलग स्पीड से, अलग अलग नंबर से, अलग अलग रोड पे गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इस स्टेप में मेरे पास कितने स्टेप्स चलेंगे। लेकिन मैंने क्या करा हुआ है, मैंने कहा हुआ है सबसे पहले डन फॉल्स करो। और इस फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने एआई मॉडल की वो ट्रेनिंग लगाई हुई है कि उसको तब तक ट्रेन करते रहो जब तक वो गाड़ियों की लाइनें इस पर्टिकुलर नंबर से छोटी ना हो जाए। और कभी वो 200 एपिसोड के, वो एपिसोड बोल रहा हूँ, 200 स्टेप्स के बाद कम हो जाती हैं, कभी 220 के बाद कम हो जाती हैं, कभी 180 के बाद कम हो जाती हैं। तो जैसे ही वो कम हो जाती हैं वो डन को क्या कर देता है, ट्रू। और डन जैसे ही ट्रू होती है तो अगली बार जब ये वाइल लूप चलाने जाता है तो यहाँ पे देखता है कि ये डन क्या है, ट्रू। यहाँ पे ट्रू आता है और ये इसको नॉट, उसको फॉल्स कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे ही फॉल्स हुआ तो वाइल लूप ब्रेक हो गया। वाइल लूप ब्रेक हुआ तो अभी पहला एपिसोड चला है। ठीक है, फिर वो सेकंड एपिसोड में चलता है। जब सेकंड एपिसोड में जाएगा तो डन दोबारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स यानी कि यहाँ पर ट्रू बन जाएगा। फिर दोबारा से वही गेम शुरू, फिर वो दोबारा सारा चक्कर चलेगा। और ये वाइल लूप और फोर लूप का बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि आपके सामने मेरे लैपटॉप पे इस वक्त चल रहा है। एक्चुअली मैंने ये सेम कन्फिग्रेशन इसमें लगाई हुई है। ठीक है, मेरे पास इसमें वो VGA कनेक्टर नहीं है, वो HDMI है, वरना मैं आपको लगा के पाइथन का कोड दिखा देता कि कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसा काम है, बल्कि नहीं, देख लेते हैं, बातों से ज़्यादा देखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। बहुत एडवांस
क्या बोले थे तुम्हारे अच्छा ये किसका कोड है? ये खैर पाइथन का कोड है। कलरफुल नहीं है, अजीब सा लग रहा है, अच्छा ड्रामा लग रहा है। तुम लोगों को कलरफुल चाहिए? सर ये अंतरिक्ष से आया हुआ सिग्नल। अच्छा इसमें पाइथन इंस्टॉल नहीं है तभी वो नहीं आ रहा। खैर इसको मेन चीज़ देख लेते हैं। अगर हम नीचे चलते हैं तो ये रहा, ये तो पहला एन एजेंट्स बता रहा है, ये रहा फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ एपिसोड्स। सही है, ये बिल्कुल फॉर लूप है, लेकिन किसका लूप है? पाइथन का। थोड़ा सा इसका सिंटैक्स डिफरेंट है, लेकिन देख रहे हैं कि है फॉर लूप। ठीक है, तो उसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये डन फॉल्स इसमें भी है, जो मैंने आपको बताया। दूसरी जगह पे यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है? वाइल। ठीक है, तो इसमें वाइल लगा हुआ है, और ये वाइल जो है यहाँ से डन एक पूरा प्रोसेस चल रहा है जिससे ये डन रिसीव कर रहा है। तो ये डन जब तक मैंने जैसे बताया ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये, अच्छा यहाँ पे नॉट ऑपरेटर नॉट ही लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली नॉट लिखते हैं। तो यहाँ से ये आपका डन आ रहा है, और जब तक ये पूरे कोड तब तक चलता रहेगा जब तक इस डन में यहाँ पर फॉल्स नहीं आ जाता, मतलब पूरी इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं बनती, तब तक ये पूरा कोड चलता ही रहेगा। अच्छा ये एक फाइल है, इसके साथ 4 और फाइलें कनेक्टेड हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हुई नहीं है। सर ये ऐसे आप बना रहे किस चीज़ का प्रोग्राम है? तो ये एआई का कोड है ये थोड़ा, तो मैं आपको लूप्स बेसिकली दिखा रहा था। हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर और वाइल लूप एक साथ। तो वाइल का अपना काम है, फॉर का अपना काम है। वाइल आप तब यूज करोगे जब आपको ये नहीं पता कि मुझे इसको खत्म कब करना है। आपके पास एक कंडीशन होगी जो आपको पता है कि ट्रू फॉल्स हो रही होगी, तो तब नॉर्मली आप क्या यूज करोगे? वाइल लूप। जब आपके पास कंडीशन हो जो आपको ट्रू फॉल्स होनी हो। अब आपके पास एक ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें आपको नंबर ऑफ एपिसोड या नंबर ऑफ आइटरेशंस का पक्का पता हो, यानी कि 10 दफ़ा जाएंगी, 15 दफ़ा जाएंगी, 20 दफ़ा जाएंगी। आपके पास एक एरे है। अब आपके पास एरे है तो भी आपको उस एरे की लेंथ पता है, क्योंकि एरे डॉट लेंथ करेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी। तो भी उसके केस में आप क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। जब नंबर्स का पता हो तो आप फॉर लूप इस्तेमाल करें, और जब आपको नंबर्स का पता ना हो तो आप क्या यूज करें? वाइल लूप। तो ये फॉर लूप है, वाइल लूप है, इन दोनों का कनेक्शन दोनों मतलब एक साथ ज़्यादा यूज होते हैं। ज़्यादातर आपको फॉर लूप ही दिखेगा। एक और एक लूप का टाइप है जो कि बहुत ही कम मैंने यूज़ होते हुए देखा है, हालांकि मैंने खुद कभी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन अब किताब में है तो पढ़ाना तो है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं डू वाइल लूप। इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मुझे किसी काम का डिफरेंस नहीं लगता हो। तो हाँ, ये डू, ठीक है। अब वही वाली बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि करली ब्रेसेस में हमेशा हम क्या लिखते हैं? फंक्शन की बॉडी। तो इसका मतलब है जब मैंने इसको डू के आगे ये लगा दिया है करली ब्रेसेस, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? जो मेरा फंक्शन है। ठीक है, सेट। तो वाइल नीचे आता है, डू ऊपर आता है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। i++ इसमें भी है। var i इज इक्वल टू 0 आप डिक्लेयर कर रहे हो, और आप कंडीशन i इज लेस देन 10 यहाँ भी दे रहे हो। वैसे इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट
सेम ही है। क्या आया? 10 दफ़ा हेलो, क्योंकि मैंने कौन सा लॉग किया हुआ है? हेलो। अब इसका और बाकी लूप्स का फ़र्क क्या है? अब आप फ़र्ज़ करें ये 0, ये कितनी दफ़ा चलेगा? ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? एक दफ़ा चलेगा। हाँ, कोई मैंने एंड पॉइंट नहीं दिया, तो ये चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, 0 इज लेस देन 0 फॉल्स होता है। देखो 0 ये क्या हो रहा है इसको? 0 इज लेस देन 0, तो नीचे देखो कंडीशन क्या बन रही है? फॉल्स। तो जो मैंने इसको कंडीशन दी है वो क्या बन रही है? फॉल्स। अब मेरा सवाल है कि ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा? तो चलो इसको रीलोड करते हैं। एक दफ़ा चला। अब यही सेम रूल, इसको अभी हटाते हैं हम लोग, पीछे आते हैं हम लोग, इस अपने वाइल लूप को कॉपी करते हैं। सिर्फ हमने वाइल लूप को कॉपी किया है, ठीक है। इसको ओपन किया है, सेम कंडीशन इसको देते हैं, ठीक है। और ये वाइल की ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस, ये सेम चीज़ है जो मैंने डू वाइल में की, सेम कंडीशन मैंने यहाँ लगाई। अब देखते हैं ये कितनी दफ़ा चलता है वाइल लूप, ठीक है। तो मैंने इसको लोड किया तो एक दफ़ा भी नहीं चला। अब देखें यही फ़र्क है वाइल का और डू वाइल का। डू वाइल लूप क्या कहता है, इसको दोबारा से हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। देखें वाइल लूप में सबसे पहले वो क्या चेक कर रहा है? कंडीशन। तो जब तक ये कंडीशन एक्टिव नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तब तक वो आगे जाएगा ही नहीं। समझ आ रही है बात? सबसे पहले इसको कंडीशन में दे रहा हूं तो वो पहले कंडीशन चेक करेगा। सेम हरकत होती है फॉर लूप में, वो सबसे पहले क्या चेक करता है? कंडीशन। वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। बहुत इजी। लेकिन डू वाइल लूप में एक चक्कर है कि वो कंडीशन बिल्कुल लास्ट में चेक करता है, ठीक है। वो सबसे पहले एक स्टेप चला देता है, लेकिन वो फिर कंडीशन चेक करता है कि मुझे दूसरे स्टेप पे जाना है या नहीं। अगर उसको दूसरे स्टेप पे जाना होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरा स्टेप चल जाता है। अगर उस स्टेप में कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो फिर लूप ब्रेक हो जाता है। बात समझ आई? बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत काम इजी है ये, बस आपको थोड़ी सी याद रखनी है। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया है, खैर मुझे पता नहीं ये क्यों, मुझे तो कहीं ऐसा केस नहीं आया। मैंने सुना है कि उस तरफ यूज़ होती है कि आपको एक दफ़ा तो वो फंक्शन चलवाना ही है, सही है। वो अगर उसमें कोई वो फंक्शन चलना लाजमी है एक दफ़ा एटलीस्ट। तो अगर वो आपको ऐसी कोई कंडीशन मिलती है कि लूप का वो फंक्शन एक दफ़ा चले तो आप डू वाइल यूज़ करें। वाइल का मैंने बताया जहाँ पे आपको नंबर ऑफ एपिसोड्स का पता ना हो, आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस का ना पता हो, तो वहाँ पे आप वाइल लूप यूज़ करते हैं। और जहाँ पे आइट्रेशंस का पता हो वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? लूप्स। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब भी आप एरे बनाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि एरे की आइट्रेशन इससे बनेगी। और अभी एक छोटा सा आपको टास्क मिलेगा, उस टास्क में क्या होता है, बड़ा फेमस काम है, जो भी कोर्स बनता है उसमें सबसे पहला काम यही देते हैं कि आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे 2 1 2, 2 2 4, 4 5 जो भी पूरे टेबल्स बनते हैं ना, तो आपको बेसिकली बनाना क्या है कि पहले आपको प्रॉम्प्ट देना है। आप प्रॉम्प्ट पहले आएगा, वो प्रॉम्प्ट में पूछेगा कि भाई आपको कौन से नंबर का टेबल चाहिए। आप बोलो 5 का चाहिए, 10 का चाहिए, 100 का चाहिए, 200 का चाहिए, ये करना है। और सामने वो पूरी स्क्रीन पे टेबल बन जाएगा, तो टेंशन नहीं है, बन जाएगा। मैं वैसे यहाँ पे खुद बनवाऊँगा, फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसकी। नहीं ज़ाहिर है यार, पहला असाइनमेंट है तो HTML के साथ कनेक्शन भी मुझे सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना आप कर नहीं पाओगे। तभी मैं कह रहा हूँ पहले मैं करा लूँगा। अच्छा जी, देखते हैं आज करते हैं, लेकिन अभी इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़िए, 15 मिनट बचे हैं। तो अभी आपका जो टॉपिक शुरू हुआ जाता है वो क्या है?
इफ एल्स, ये बहुत, हाँ बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शंस हमने पढ़ लिए, हमने लूप्स पढ़ लिए, हम आज इफ एल्स को भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़ाइल में शेयर कर दूंगा आप लोगों से, इसमें सब कुछ मैंने शुरू से नोट डाउन किया है, डॉक्यूमेंट किया है कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको लॉजिक बनाने के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, इसके बगैर आपकी लॉजिक नहीं बनती। इसी वजह से मैंने जो एडवांस टॉपिक्स हैं, एरे मेथड्स मैंने टोटल नहीं करवाए, एरे मेथड्स मैंने बेसिक्स करवाएं, टोटल पे मैं इसलिए नहीं गया, उसकी वजह ये थी कि आपको लूप फंक्शंस वगैरह का, इफ एल्स स्टेटमेंट का आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी था। ठीक है, अगर मैं शुरू में, नॉर्मली ट्यूटोरियल्स आपको शुरू में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन वो मुझे तरीका सही नहीं लगता, क्योंकि आपको एक लूप का वो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आपको क्या पता लगेगा कि वो लूप कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, खैर अच्छा खासा हमने पढ़ लिया है, 159 लाइन नंबर पे पहुंच गए हम लोग। अब आगे चलते हैं जी, अब आते हैं जी इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत इजी चीज़ है कि भाई, इफ एल्स स्टेटमेंट ये है कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम कर लो, सही है, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वाला काम कर दो। बहुत सिंपल सी, अंग्रेजी जबान में तो बड़ा इजी है, और मजे की बात है कि एक्चुअली इसका कोड भी बहुत मिलता जुलता है। सबसे पहले आप इफ, इतनी आप बात समझ गए होंगे कि मैंने राउंड पैरेंथेसिस मारे तो उसका मतलब है मैं इसमें क्या लिखूंगा, अपनी कंडीशन। अब कंडीशन में इसको क्या देता हूँ, इफ, अच्छा एक चीज़ शायद मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई, भूल गया था मैं, ये वाला ऑपरेटर, ये ऑपरेटर नहीं पढ़ा मैंने, तो ये बहुत इजी ऑपरेटर है वैसे। तो ये टू इज इक्वल्स ट्रू, टू, तो इसका आंसर आ रहा है टू, ट्रू, टू हो गया। तो ये इसमें कोई आपको अजीब सी बात दिख रही है? एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, हालांकि फिर भी जावास्क्रिप्ट क्या कह रहा है, ट्रू। तो जो इक्वल्स टू का ये जो ऑपरेटर होता है, ये सिर्फ चेक करता है कि वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक है, वो आपकी डेटा टाइप पे नहीं जाता, वो सिर्फ क्या चेक करता है कि आपकी वैल्यू सेम है या नहीं, बस। लेकिन अगर आपको ये पक्का करना हो कि डेटा टाइप भी क्या है, सेम है कि नहीं, तो आप क्या यूज करते हो, 3 दफा इज इक्वल्स, सिंपल। तो अब वो क्या चेक कर रहा है, उसने देखा हाँ वैल्यू तो सेम है लेकिन हमारी डेटा टाइप डिफरेंट है, तो उसने नीचे क्या दे दिया, फॉल्स। सिंपल, ये एक छोटा सा एक हमारा वेरिएबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब आ जाए जी, ABC इज इक्वल्स टू ABC, वैसे इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। वैसे ऊपर हम लोग इसकी कंडीशन बना लेते हैं, कंडीशन, ताकि थोड़ा सफाई दिखे। कंडीशन इसकी इस वक्त क्या है, ट्रू। ठीक है, अब मेरी कंडीशन है ट्रू, और मैं इसको कहता हूँ console.log कंडीशन was true। ऊपर सब बंद है, और इसको हम रिप्लेस करते हैं, और हम इसको, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, कंडीशन was true। और सिंपली हम इसको अगर फॉल्स कर दें तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जब इस लाइन पे आया, इसने ये कंडीशन चेक की, वो कंडीशन क्या निकली, फॉल्स। अब ये फॉल्स मैंने आपके समझाने के लिए फॉल्स लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली फॉल्स हम पास नहीं करते, हम कोई कंडीशन पास करते हैं। सही है कि फर्ज करो मेरे एरे नंबर 1 की लेंथ एरे नंबर 2 के बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो ये चला दो, नहीं बराबर है तो ये चला दो। अगर मेरे एरे की लेंथ 100 से बड़ी है तो ये वाला काम करो, अगर 100 से छोटी है तो ये वाला काम करो। अगर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है तो ये वाला काम करो, नहीं है तो
ये वाला काम करो। ये आपके ऊपर है, आपकी कंडीशन, आपके पास जो कंडीशन है दुनिया की वो आप यहाँ पे लगाएं और वो आप उसके साथ जो आपको आउटपुट चाहिए वो मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ठीक है, मैंने ये तो बता दिया है कि जब यहाँ पे ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगी। अब मैं कहता हूँ कि फॉल्स हो तो भी तो कुछ हो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे कैसे पता लगेगा कि ये चला भी था या नहीं। तो फॉल्स के लिए भी अगर मेरे पास कोई कंडीशन है, जैसे कि एक बड़ी एग्जांपल दी जाती है, वो एग्जांपल क्या होती है? वो एग्जांपल होती है कि आपकी अगर नंबर, मेरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मार्क्स अगर 50 से ऊपर हैं, स्टूडेंट हैज पास्ड, ठीक है, अभी चलेगा नहीं, बल्कि इसको और एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट और एंटर स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात है, ये चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है? 50 का, तो मैं पहले डालता हूँ 30, चला, दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ, अब मैं इसको डालता हूँ 60, चल गया। वैसे यहाँ पर एक इशू है, वो खुद समझ जा रहा है कि मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। वैसे आपको इसकी श्योरिटी देने के लिए करना ये चाहिए था कि ये वाला फंक्शन आपको लगाना चाहिए, इसकी वजह बताता हूँ अभी, हालांकि काम दोनों में सेम ही होगा। 30 पे कुछ भी नहीं होगा और 60 पे पास दिखाएगा। होता क्या है ठीक है, जब मैंने % नहीं लगाया था, ठीक है, तो मैं इसको पेज को रिलोड करता हूँ, 30 डालता हूँ, तो वो मुझे क्या बता रहा है? स्ट्रिंग। जब भी आप प्रॉम्प्ट से कोई चीज़ लेते हैं ना, रिसीव करते हैं, तो हमेशा उसका डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि इसको आप पहले क्या करोगे? पार्स इंट करोगे। पार्स इंट क्या फंक्शन करता है? यहाँ पे हम देख लेते हैं पार्स इंट क्या करता है। पार्स इंट को मैं दे देता हूँ 1 2 3, तो नीचे वो उसको टाइप क्या कर दे रहा है? नंबर। वो स्ट्रिंग से क्या बना देता है? नंबर। इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूँ, टाइप कास्टिंग में इसको कहते हैं स्ट्रिंग से नंबर। ये कंडीशन फिर भी चल रही थी इसके बगैर भी, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट इतनी इंटेलिजेंट है कि वो समझ जा रही थी कि आपको बेसिकली नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करना है और आप भूल गए हैं उसका टाइप चेंज करना, ठीक है। तो इसका काम कुछ ऐसे। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, अच्छा यहाँ पे मैं अगर ABCD लिख दूँ तो क्या होगा? वो कन्वर्ट कर पाएगा? 1 2 3 तो नंबर है, सिर्फ ABC नहीं है, तो हो सकता है। फिर उसका रिप्लाई क्या आएगा? क्योंकि रिप्लाई आपको पता होना ज़रूरी है। रिप्लाई फॉल्स आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो अगर मैंने किया तो क्या आया? क्या आया? सिर्फ इंटीजर प्रिंट करके दिखाया है, स्ट्रिंग नहीं दिखाया है। स्ट्रिंग हटा देते हैं क्या? स्ट्रिंग हटा दे ऐसे लिखे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक मर्जर है, एक मेरे पास है कि मतलब फ़र्ज़ करो किसी ने लिखा हुआ है मोबाइल, ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर्स और स्ट्रिंग मिक्स्ड हो तो पार्स इंट क्या करेगा? आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। वो पढ़ना शुरू करता है स्टार्ट से। ये मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ना शुरू करता है? स्टार्ट से।
तो होता ये है कि वो फर्स्ट लेटर पढ़ता है, फर्स्ट लेटर को वो इंटीजर बनाने की कोशिश करता है, तो m इंटीजर है नहीं है, तो वो नीचे क्या एरर दे देता है, NaN एक डेटा टाइप है, NaN का मतलब होता है कि नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, तो ये आपको पता होना चाहिए। NaN आता है तो इस पर आप कंडीशन डाल सकते हो कि अगर मेरे पास NaN आ जाए तो आप यूज़र को कहते हो कि भाई आपने डेटा गलत इनपुट किया है। समझ रहे हैं, एक एरर्स आपके पास आते हैं ना कि यार आपने ये डेटा गलत डाला है, आपने वो डेटा गलत डाला है, तो ये कैसे होता है, ये जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे चेक करता है और आप कंडीशंस लगाते हो। समझ रहे हैं आप? तो अब ये स्टार्टिंग में जब 1 2 3 था तो उसने पढ़ना शुरू किया तो उसको 1 इंटीजर मिला, उसने नीचे फेंक दिया, 2 इंटीजर मिला, उसने नीचे रख दिया, 3 तक वो उसका काम सही रहा। एम आगे जब गया तो उसको समझ आ गई कि आगे नंबर मेरे पास नहीं है, तो वहीं पे रुक गया। क्या तो पीछे तक नहीं जा पाएगा, वो बीच में रुक जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट चलते हैं लाइन बाय लाइन, तो आप अगर लाइन पे कहीं पे भी ब्रेक मारेंगे तो नीचे वाला कोड नहीं चलता। इसी तरीके से अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो राइट से पढ़ना शुरू करेगा, बाद में जो जहाँ पे रोड ब्रेक हुआ आगे नहीं चलेगा। खैर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, तो ये इसको हटा दें भैया। ठीक है, मेन मसला ये था। ठीक है, ये अभी हमारा सही काम कर रहा है, ये तो खैर वो प्रिंट कर रहा है, इसको हटा देते हैं हम क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो स्टूडेंट फेल हो तो भी मुझे पता लगे, तो उसका सिंपल हमारा क्या फंक्शन है, हम एल्स की प्रॉपर्टी डालते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि मुझे पता है कि ये तब चलेगा जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, इधर कर देता हूँ कि यू आर फेल्ड। ठीक है, कंडीशन इसको मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स कम हैं थ्रेशोल्ड जो कि 50 है। इसको हम रीलोड करते हैं, 30 का मार्क डालते हैं, यू आर फेल्ड। सही है, तो ये आपके पास एक कंडीशंस बन गए। इसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, डिफरेंट एग्जीक्यूशंस के लिए। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 3 फंक्शंस लिखे हुए हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, वो आप इफ एल्स के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। इफ एल्स के अंदर आप ये जो आपकी बॉडी है इसके अंदर कुछ भी एग्जीक्यूशन हो जाता है, आप लूप लगा लें, आप कोई दूसरा फंक्शन लिख दें, उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन करवा लें, हत्ता कि इस इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगवा लें तो भी होता है। अब जैसे कि इफ एल्स के अंदर पहले आप चेक करेंगे कि वो पास है कि नहीं। ठीक है, अगर वो पास है तो आप चेक करेंगे कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, तो आप उसको बताओगे कि तुमने A1 ग्रेड के साथ पास किया है। ठीक है, लेकिन अब ये समझें कि ये वाली कंडीशन की वो मतलब ज़रूरत तब है जब वो बंदा पास है। अब वो बंदा पास ही नहीं है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे आप बेसिकली कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बचा रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो बार बार ये कंडीशन को चेक करे, उससे अच्छा है कि वो मेजर कंडीशन चेक कर ले कि पास है भी है या नहीं। अगर पास है तो आगे ये वाली कंडीशंस देखो, वरना देखो ही नहीं। ठीक हो गया, एक ये ऐसे कंडीशंस आप फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत बढ़ेगी आपको ये बात महसूस होने लगेगी आपको उसकी ज़रूरत है। नंबर ना दे रहा हूँ तो पार्सेंट नहीं होता, फिर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहता है। सिर्फ जिस पे नंबर्स की काम हो रहा हो तब आप पार्सेंट लगाते हो, बस जब आपको टाइप कास्टिंग की ज़रूरत हो, जब आप स्ट्रिंग से नंबर चाहते हो। अब एक और है, बस फाइनल है। हाँ पता है, लेकिन बस एक। अब एक चीज़ है एल्स इफ। मैं कहता हूँ कि यार थोड़ी नरमी रखते हैं। अगर कोई बच्चा 40 से ऊपर है ना, तो हम इसको बोलते हैं यू आर पास्ड ऑन you are passed by the gratitude of the management। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। मैं लिखता हूँ 42। अब वो क्या कह रहे हैं, यू आर पास्ड बाय द ग्रेटिट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट।
कि भाई तुम मैनेजमेंट के एहसान की वजह से पास हुए वरना तुम पास थे नहीं। तो लेस देन करना चाहिए। क्या? 40 से जितना भी ऊपर होगा तो ये इसको ही कराया। हाँ ये आपने अच्छा काम किया, लेस देन हो। वैसे फिर 50 से लेस देन हो सही है यार, ये वाकई मैंने कंडीशन गलत डाली है। तो 50 से लेस देन हो तो 42 अब आए, ठीक है। तो खैर ये कंडीशन से आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ये है कि मैं उसको बोल रहा हूँ भाई 50 से कम हो तो ये चलो। तो हो क्या रहा है कि वो पहले आ रहा है इस कंडीशन पे, ठीक है। ये कंडीशन को उसने चेक किया तो 42 50 से बड़ा नहीं था, तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो सेकंड वो इस कंडीशन पे आया, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस लिखी हुई हैं कि क्या मेरे नंबर 50 से कम है, लेकिन वैसे ये भी गलत है। यहाँ पे एंड होना चाहिए मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 40। अब ये स्लैब में आ गया 40 और 50 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एंड गेट यूज़ किया है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस स्लैब में बच्चा है तो ये वाला कंडीशन चलाओ। अब ये कंडीशन तब चलेगी जब 50 से कम होंगे और 40 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस का यूसेज है। और अगर उस बच्चे के नंबर 40 से भी ज़्यादा नहीं है, 40 या 40 से भी ज़्यादा नहीं है और 30 है या 32 है, तो फिर फाइनली एल्स की कंडीशन चलेगी कि भाई बच्चे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, यू आर फेल। समझ आई? इसी तरीके से आप एल सिर्फ 1000 दफ़ा लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सही। तो ये आपकी इफ़, एल्स इफ और एल्स ये कंडीशंस हैं। 10 भी बज गए हैं। और आपने मज़े की बात है कि इसमें एंड ऑपरेटर का यूज़ देख लिया, ये बड़ा अच्छा हो गया। तो ये खैर आपका काम हो गया है अभी। अब आप इफ़ एल्स की मदद से ये भी कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हैं वो खैर मैं सिंपल बता रहा हूँ, कर नहीं रहा अभी। कि आप ये कर सकते हैं कि पहले प्रॉम्प्ट से उसका पहला नंबर पूछ सकते हैं, फिर दूसरा नंबर पूछ सकते हैं, फिर तीसरे प्रॉम्प्ट एक और चला सकते हैं। आप उसको बोलेंगे तुम्हें क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन क्या करना है। तो वो जो स्ट्रिंग है आप उसमें एल्स इफ लगा लें। अब इफ़ वो प्लस साइन के बराबर था तो आप उसकी एडिशन करवा लें, एल्स इफ माइनस साइन के बराबर था तो आप वो माइनस करवा लें। इसी तरीके से मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलाई जो एक परसेंटेज वाला साइन था। तो जो सारे भी हैं वो आप करके उसका एक पूरा का पूरा एक कैलकुलेटर सिर्फ इफ़ एल्स कंडीशन से आप बना सकते हैं। ये ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। खैर पहले क्लास को हम एंड कर लेते हैं।